गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं बेटा हम, है ना। तो उसमें हमने काफ़ी कुछ देख लिया है। आज हम क्या करेंगे, हमने पहले तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा, किडनी का डिटेल स्ट्रक्चर देखा, क्रॉस सेक्शन देखा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखने के बाद आपको मैकेनिज्म देखना चाहिए कि यूरिन फिल्ट्रेशन होता कैसे है, फिल्ट्रेशन फॉर्मेशन होता कैसे है। क्लियर है? तो उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। उससे पहले आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखे थे तो आपको ये भी पता रहना चाहिए कि नेफ्रॉन्स किडनी में हमारे पास दो टाइप के हैं, है ना। कौन कौन से? एक है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक है जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन, है ना। इस डायग्राम में अगर समझो तो ये बाहर वाला पोर्शन क्या था बेटा, कॉर्टेक्स, सही है। और अंदर वाला ये पोर्शन कौन सा है, ये वाला, ये मेडुला रीजन है, सही है। तो अगर नेफ्रॉन कॉर्टिकल में ज्यादा, कॉर्टेक्स में ज्यादा प्रेजेंट है, द नेफ्रॉन मोस्टली प्रेजेंट इन द कॉर्टिकल रीजन, उसको आप क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। ये समझना इस डायग्राम को, ये आपको मतलब दिखेगा नहीं बट समझो कि ये आपका बाउमन्स कैप्सूल, बाउमन्स कैप्सूल के बाद पीसीटी, पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के बाद डीसीटी, ठीक है। तो अगर कॉर्टिकल नेफ्रॉन आपको समझाऊं मैं तो आप समझो कि एक तो बाउमन्स कैप्सूल, कैप्सूल, उसके बाद पीसीटी एंड डीसीटी कहां प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। यहां भी सेम है, बाउमन्स कैप्सूल प्लस पीसीटी प्लस डीसीटी, ये तीनों कहां प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। तो ये तीनों रीजन जो आपका बाउमन्स कैप्सूल है, ये पीसीटी रीजन, ये डीसीटी रीजन है। समझो कि ये जो पूरा रीजन है ये ऊपर का कॉर्टेक्स रीजन है। ये कौन सा रीजन है, कॉर्टेक्स रीजन, ये कॉर्टेक्स है। तो नीचे ये कौन सा है, मेडुला, ठीक है। आप देखो ये दो तरीके से देख रहे हो, एक आप किडनी में देख रहे हो कि कॉर्टेक्स में ऊपर प्रेजेंट है, मेडुला में कौन आ रहा है, ये लूप ऑफ हेनले ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है इनसाइड द मेडुला, सही है। तो मेडुला में प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे देखो आपके पास नेफ्रॉन, हमने बोला कॉर्टिकल जस्टामेडुलरी। यहाँ पे क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे लूप ऑफ हेनले रेड्यूस्ड होगा, लूप ऑफ हेनले वो क्या होगा, रेड्यूस्ड होगा, या फिर लेस डेवलप्ड आप बोल सकते हो, लेस डेवलप्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे लूप ऑफ हेनले वेल डेवलप्ड होगा, लूप ऑफ हेनले वेल डेवलप्ड होगा, है ना। एंड एक्सटेंड्स इनटू द मेडुला, एंड एक्सटेंड्स मतलब आगे पूरा मेडुला रीजन तक। अगर बड़ा है तो बेटा लूप ऑफ हेनले मेडुला तक क्रॉस करेगा, तो एंड एक्सटेंड्स इनटू द मेडुला, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है, ठीक। और आगे बात करें तो लूप ऑफ हेनले के बाजू में ही ये सबसे देखो, ये एफरेंट आर्टरियोल आ रहा है, ये ग्लोमेरुलस बनाएगा, उसके बाद निकलता है इफरेंट आर्टरियोल है। यहां तक तो आपको पता है, लास्ट क्लास में हम देखे थे। इफरेंट आर्टरियोल फिर पीसीटी के आजू बाजू में एक नेटवर्क बनाएगा जिसको आप बोलोगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, है ना, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोलोगे। और आगे बढ़ोगे तो ये जो इफरेंट आर्टरियोल है ये यहाँ पे वासा रेक्टा का फॉर्मेशन करेगा, एक यू शेप स्ट्रक्चर, नेटवर्क ऑफ इफरेंट आर्टरियोल वेन्स का जो है उसका नेटवर्क बनेगा, वो जो यू शेप का होगा, ये रेड कलर वाला, ये यहाँ ऐसे नेटवर्क बनाते हुए यहाँ से ऐसे आएगा नीचे। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं वासा रेक्टा, यू शेप का होता है, which runs parallelly to the loop of Henle, loop of Henle के साथ साथ पैरेलली रन करेगा, है ना। तो लूप ऑफ हेनले के साथ, अगर लूप ऑफ हेनले नहीं है किसमें, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, तो वासा रेक्टा भी क्या होगा, नहीं होगा, सिंपल सी पॉइंट है ना। तो यहाँ पे वासा रेक्टा आल्सो लेस डेवलप्ड, वासा रेक्टा या तो आप सीधा लिखो एब्सेंट और लेस डेवलप्ड, है ना। यहाँ पे वासा रेक्टा, ये जस्टामेडुलरी, मेडुला में बढ़िया से आपके पास लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट है, तो वासा रेक्टा भी यहाँ पे क्या होगा, वेल डेवलप्ड होगा, वासा रेक्टा इज वेल डेवलप्ड, सही है। एक डिफरेंस ये हो गया। और क्या डिफरेंस देखें तो 85% जो नेफ्रॉन है ना, 85% नेफ्रॉन कैसे हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। 85% आपकी बॉडी में अगर आप 1 मिलियन नेफ्रॉन पर किडनी उसको 100% माने बेटा, तो 85% नेफ्रॉन जो है वो आपके पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। बाकी 15% कौन से हैं, जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन है ना।
तो 85% कॉर्टिकल, 15% क्या हो गया, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये डिफरेंस हो गया है ना, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और इसके बीच में। आप समझो कि एक मोस्ट ऑफ द टाइम इन नॉर्मल सिचुएशन जब वाटर अवेलेबिलिटी बराबर है आपके बॉडी में, नॉर्मल सिचुएशन में हमारे पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन वर्क करता है। और वाटर स्ट्रेस कंडीशन में, वाटर का कमी है, वाटर स्ट्रेस कंडीशन है, ऐसे कंडीशन में आपका जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन अच्छे से काम करेगा। ठीक है, आप क्यों ये समझोगे जब हम लूप ऑफ हेनले का जो फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तो आप देखोगे लूप ऑफ हेनले से काफी वाटर रीअब्सॉर्ब होता है ना। इसीलिए लूप जब वाटर का कमी होगा बॉडी में, तब लूप ऑफ हेनले का यूज करेंगे, जो कि कहां प्रेजेंट है, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में प्रेजेंट है। और हम वाटर क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्ब करेंगे ताकि ब्लड वॉल्यूम बना सके। क्लियर? तो ये वर्क्स अंडर नॉर्मल कंडीशन, आप लिख भी सकते हो, है ना, वर्क्स अंडर नॉर्मल कंडीशन। और ये वाला क्या है, वर्क्स अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन। वाटर स्ट्रेस कंडीशन में ये काम करेगा। ठीक है, तो ये दो टाइप के आप नेफ्रॉन देखें, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टेक्स में जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट प्रेजेंट है, लूप ऑफ हेनले रेड्यूस है, नहीं है, देन इट इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। 85% होगा, लूप ऑफ हेनले नहीं होगा। लूप ऑफ हेनले नहीं होगा तो इफेरेंट आर्टरियोल से बना हुआ जो वासा रेक्टा है वो भी नहीं होगा, लेस डेवलप्ड होगा, है ना। और नॉर्मल कंडीशन में मोस्ट ऑफ द टाइम कॉर्टिकल नेफ्रॉन काम करता है, 85% है। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में बात करें तो ये आपके पास 15% है। यहाँ पे लूप ऑफ हेनले वेल डेवलप्ड है, एक्सटेंड्स इनटू द मेडुला। मेडुला रीजन में आपको लंबा सा ट्यूब्यूल दिखेगा, लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले है तो ये इफेरेंट आर्टरियोल से जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के बाद एक नेटवर्क बनेगा जिसको वासा रेक्टा बोलते हैं, यू शेप का, इसी के पैरेलली रन होगा, है ना। तो उसको अपन बोलते हैं वासा रेक्टा, दैट विल बी आल्सो वेल डेवलप्ड। कहां पे, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये आपको नेफ्रॉन का टाइप्स पहले पता रहना चाहिए था। इसके आगे हम बढ़ रहे हैं आपके पास यूरिन फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म पे। ठीक है, चलो इसको हम कंप्लीट करके इसको हटा लेते हैं। चलो, यूरिन फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको डिटेल में पता है, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन पता है, यूरिन फिल्टर कैसे होगा ये देख रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास यूरिन फिल्ट्रेशन जो है टोटल 3 स्टेप्स में कंप्लीट हम करेंगे। किडनी हमारा 3 स्टेप में करते हैं, हम उसको पढ़ेंगे भी 3 स्टेप में, राइट। तो सबसे पहला है बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। उसके बाद है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये तीनों 1 बाय 1 कंप्लीट होंगे और आपका यूरिन फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? कैसे होगा उसको देखेंगे आगे। ठीक, सबसे पहला स्टेप क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, है ना। पहला स्टेप यहां देखेंगे हम, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक, चलो देखते हैं क्या है। सबसे पहली बात, ये आपका बॉमन्स कैप्सूल, कोई डाउट नहीं है, बॉमन्स कैप्सूल हो गया ये। उसके बाद ये आपका ग्लोमेरुलस हो गया, है ना। ये आपका क्या हो गया, ग्लोमेरुलस। दोनों मिला के आपने क्या बोला था, मालफिजियन कॉर्पस्कल्स बोला था, मालफिजियन कॉर्पस्कल्स। ठीक है, और ये आपका आ रहा है यहाँ से आओर्टा, आओर्टा निकला है हार्ट से, हार्ट से निकल के ये बन गया, ये किडनी के पास पहुंचा तो ये बन गया रीनल आर्टरी, है ना। और रीनल आर्टरी एंट्री कर रहा है नेफ्रॉन में किडनी के अंदर, तो ये बन गया एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, आप देखो यहाँ से हार्ट है, हार्ट से क्या निकला है, हार्ट से निकला है आओर्टा, आओर्टा आगे जाके ब्रांच हो गया रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी आगे जाके ब्रांच होके एफरेंट आर्टरियोल बन गया। पॉइंट क्लियर है यहां तक। एफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर ज्यादा है। सबसे पहला पॉइंट यहां हम ये लिख रहे हैं कि एफरेंट आर्टरियोल, है ना, क्या लिख रहे हैं, डायमीटर। डायमीटर की हम बात करें तो एफरेंट आर्टरियोल, तो आगे देख लेते हैं। पहले तो एफरेंट आर्टरियोल विल कम बाउमन्स कैप्सूल के कप लाइक स्ट्रक्चर में, इट विल फॉर्म नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जिसको ग्लोमेरुलस बोले हैं, और ये यूनाइट होकर फिर आगे निकलेंगे जिसको आपने नाम दिया था इफेरेंट आर्टरियोल्स।
इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। इफरेंट आर्ट्रियोल बेटा आगे जाके ये बनाएगा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, है ना। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ये इफरेंट आर्ट्रियोल, ये पीटीसी के पास, पीसीटी के पास यहाँ पे क्या बनाएगा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनाएगा। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज आप आगे बढ़ोगे आपको मिलेगा वासा रेक्टा, है ना। वासा रेक्टा से आप आगे बढ़ोगे आपके पास मिल जाएगा आपको वेंस, है ना। और ये आगे जाके ज्वाइन होके बन जाएंगे रीनल और वेन, और ऐसे चलते जाएगा सर्कुलेशन, राइट। आगे देखते हैं वापस, आप रीनल आर्टरी से एफरेंट आर्ट्रियोल में आए, एफरेंट आर्टरी से ग्लोमेरुलस बना, ग्लोमेरुलस से आगे निकले तो इफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज्यादा है ना, ज्यादा है किससे, इफरेंट आर्ट्रियोल के डायमीटर से, इफरेंट आर्ट्रियोल के डायमीटर से एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर क्या है, ज्यादा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम, एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज्यादा है इफरेंट। अब देखो डायमीटर ज्यादा है, अंदर से कौन फ्लो हो रहा है, ब्लड, है ना। आप देखो पाइप में जब पानी बहता है, अगर आप उसका डायमीटर कम करते हो, सामने से दबाते हो तो प्रेशर जनरेट होता है, अगर पानी दूर तक जाता है, सही है, तो प्रेशर जनरेट होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है बेटा, है ना। जो आप नॉर्मली लाइफ में देखते हो वही सिचुएशन यहाँ पे भी है। अगर इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका डायमीटर कम है, तो यहाँ पे प्रेशर जनरेट हो रहा है। वो कहाँ जनरेट हो रहा है, ग्लोमेरुलस में जनरेट हो रहा है, क्योंकि ग्लोमेरुलस और डायमीटर और पतला होगा, क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे है ना, समझो कैपिलरीज का नेटवर्क है, मतलब डायमीटर क्या है, बहुत कम है, और सिंगल सेल का होगा, कैपिलरीज है ना, तो सिंगल सेल एंडोथेलियम लेयर का होगा, है ना। अब देखो आर्टरीज में मसल भी होता है बीच में, कैपिलरीज में नेटवर्क सिर्फ सिंगल सेल लेयर होता है, जिसको आप एंडोथेलियम बोलते हैं। पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पे प्रेशर जनरेट हो रहा है ड्यू टू विच, और इसी के कारण क्या हो रहा है, ड्यू टू विच, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर ज्यादा है एफरेंट का, इफरेंट का कम है, ड्यू टू विच क्या जनरेट हो रहा है, प्रेशर इज जनरेटेड, प्रेशर इज जनरेटेड। और इस प्रेशर को आप क्या नाम देते हो, जीएचपी, है ना, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जीएचपी नाम दे रहे हो। इसका वैल्यू कितना है हमने कैलकुलेट किया, तो हमको पता चला कि 60 टू 75 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये इसका प्रेशर है। पॉइंट क्लियर, ठीक है। आगे देखते हैं, ये आपको समझ में आया है कि डायमीटर कम है और एफरेंट का, डायमीटर एफरेंट का ज्यादा है, इफरेंट का कम है, इसीलिए एक प्रेशर जनरेट हुआ जिसको आपने जीएचपी बोला। आगे और समझे तो इस प्रेशर के कारण क्या होगा, यहाँ से बहुत सारा फ्लूइड, लिक्विड, आयन सब पास हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। और ये जो पास हो गए इसको हमने क्या बोला, फिल्टरेट, ठीक है, इसको हमने क्या बोला, फिल्टरेट। फिर मैंने आपको यहाँ पे एक खास बात बताया था कि यहाँ पे जो ये सेल लेयर है इसका खास नाम आपने दिया था पोडोसाइट्स, है ना, पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स में आपके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट प्रेजेंट होते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट, है ना, फिल्ट्रेशन पोर प्रेजेंट होते हैं, जिससे फिल्टर होके क्या हो जाता है, फिल्टरेट हो जाता है यहाँ पे, है ना, फिल्टरेट का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीज आ गई, ये H2O, सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, बहुत सारी चीज आएगा, हम चेक करेंगे क्या है, ठीक है। तो ये प्रेशर के कारण हुआ, कौन से प्रेशर, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये एक प्रेशर है। अभी तीन प्रेशर हम पढ़ेंगे, ये पहला प्रेशर है जो पॉजिटिव फिल्ट्रेशन करवा रहा है ना, प्रेशर के कारण, है ना। तो ये फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है, ड्यू टू विच फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस, और इसको हमने नाम क्या दिया था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे पोडोसाइट्स में फिल्ट्रेशन स्लिट हुआ था, फिल्ट्रेशन, पोडोसाइट्स के सेल बेटा कुछ इंट्रिंसिकली अरेंज होते हैं, इस टाइप के कुछ। तो इसमें क्या होता है बेटा, जैसे आप छन्नी देखे होंगे, छन्नी में ऐसे बिल्कुल बीच में पोर बन जाता है ना, इधर से वायर, बीच में क्या पोर बन जाता है, उस पोर से फिल्टर होके फिल्टर इधर आ जाएगा, क्लियर, ठीक। यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना, ये क्या बना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। आगे बढ़ते हैं, पहले एक काम करते हैं, तीनों प्रेशर देख लेते हैं, उसके बाद दिमाग क्लियर रहेगा। सेकंड प्रेशर, आप देखो सेकंड प्रेशर क्या है कि आपके ब्लड के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, है ना, और प्रोटीन्स को क्योंकि वो पार्टिकल नेचर के हैं, ग्लोबुलर नेचर के हैं, तो एक टाइप के पार्टिकल्स हैं जो ब्लड में, वो आपके प्रोटीन जो है, स्पेशली खासकर एल्बुमिन प्रोटीन, है
ना 50 to 52% होता है प्लाज्मा में, वो एल्बुमिन प्रोटीन एंड डिफरेंट अदर प्रोटीन्स हेल्प्स इन द मेंटेनिंग द ऑस्मोलरिटी ऑफ द ब्लड। ऑस्मोलरिटी मतलब किसी भी चीज का समझो कि कंसंट्रेशन है, जैसे हमारे ब्लड में सोडियम है, पोटेशियम है, फॉस्फेट है, इसके अलावा HCO3- है, डिफरेंट प्रोटीन्स है, इनसे मिलके एक ब्लड का कंसंट्रेशन बन रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑस्मोलरिटी। तो ब्लड का हमारा ऑस्मोलरिटी कितना है ना? सबसे पहली बात तो ब्लड ऑस्मोलरिटी कितना है ये पहले हम जान लेते हैं। ब्लड ऑस्मोलरिटी, तो ब्लड ऑस्मोलरिटी आपका है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, है ना? मिली ऑस्मोल, ऑस्मोलरिटी को चेक करने के लिए ऑस्मोल यूज करते हैं हम, यहाँ पे मिली ऑस्मोल पर लीटर हमको पता है, ये आपका ब्लड का ऑस्मोलरिटी। और इसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि देखो फिल्ट्रेशन में बहुत सारा चीज यहाँ आ जा रहा है, तो आपको ब्लड का ऑस्मोलरिटी मेंटेन करना भी जरूरी है, ठीक है? तो आपकी जो प्रोटीन्स हैं, स्पेशली खासकर एल्बुमिन्स जो कि कोलाइडल नेचर के हैं, वो फिल्ट्रेशन होने से रोकेंगे। क्या करेंगे? रोकेंगे कि फिल्ट्रेशन ऑस्मोलरिटी बना के रखना है, सबके सब चले जाओ तो ऑस्मोलरिटी कैसे बनेगा? सही बात है, मतलब फिल्ट्रेशन नहीं होने दे रहे हैं वो, क्यों? क्योंकि उनको ऑस्मोलरिटी बना के रखना उनका काम है, ठीक है? तो ये जो एक प्रेशर जनरेट हुआ, इसको आप बोल रहे हो BCOP। क्या बोल रहे हो इसको? BCOP। क्या नाम बोल रहे हैं? ब्लड कोलाइडल, है ना? ब्लड कोलाइडल, खासकर आप याद रखो एल्बुमिन प्रोटीन, है ना? अपन ग्लोबुलर शेप का बोल रहे हैं प्रोटीन्स, एंड दैट विल बी ऑफ कोलाइडल नेचर, इसलिए ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना? इसका वैल्यू होता है बेटा करीब 18 to 32 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, है ना? एक्सर्टेड ड्यू टू, किसके कारण हो रहा है? एक्सर्टेड ड्यू टू एल्बुमिन प्रोटीन्स, खासकर कौन? एल्बुमिन प्रोटीन्स, है ना? टू मेंटेन ब्लड ऑस्मोलरिटी, टू मेंटेन ब्लड ऑस्मोलरिटी, ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने के लिए ये प्रेशर लग रहा है। BCOP वैल्यू कितना है? 18 to 32 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है? थर्ड नंबर, तीसरा प्रेशर कौन सा है? अब देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन होके फिल्ट्रेट यहाँ आया, कहाँ पे आया? बाउमन कैप्सूल के ल्यूमेन में, है ना? ये क्या है? बाउमन कैप्सूल का ल्यूमेन है, ल्यूमेन मींस कैविटी, तो ल्यूमेन के अंदर आ गया। अब यहाँ पे इतने सारे वाटर, सोडियम, पोटेशियम पहुंच जा रहे हैं कि अब यहाँ पे भी तो एक कंसंट्रेशन डेवलप हो रहा है ना। अब ये क्या करेगा? ये अपोज करेगा, बोलेगा बहुत लोग आ गए हैं और मत आओ, सही बात पॉइंट है, और बहुत आ गए अब और मत आओ, ऑलरेडी हम फील हो गए हैं इधर, तो एक अपोजिंग फोर्स जनरेट होगा जो रोकेगा कि भैया और मत आओ, है ना? ये प्रेशर कहाँ जनरेट हो रहा है? कैप्सूल में हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? एक वाटर फील्ड यहाँ पे ल्यूमेन में भर चुका है ना? तो हाइड्रोस्टैटिक काइंड ऑफ प्रेशर है ना? जैसे ये भी इसके अंदर क्या था? ब्लड आ रहा था, तो आपने नाम दिया था ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, है ना? GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। वैसे ही कैप्सूल के अंदर में भी, बाउमन कैप्सूल के अंदर में भी जो फिल्ट्रेट इकट्ठा हो रहा है, दैट विल अपोज द फिल्ट्रेशन, और उसको हमने नाम दे रहे हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, है ना? CHP। इसका वैल्यू होता है 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, इसका वैल्यू कितना होता है? 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। देखो नाम से सब कुछ है, ग्लोमेरुलस में था तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था, है ना? सेकंड नंबर, ब्लड के अंदर कुछ कोलाइडल प्रोटीन थे जो ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने के लिए कर रहे थे, इसलिए उसका नाम ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर था। कैप्सूल के अंदर ड्यू टू वाटर फील्ड, ये सब जो फिल्ट्रेट फॉर्मेशन हुआ है उसके कारण प्रेशर बढ़ रहा है, इसलिए कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। वैल्यू आपको याद रखना है 60 to 70, 18 to 32 और 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब ये तीनों प्रेशर में आपने ये देखा कि इस तीनों प्रेशर में आपने ये देखा कि सिर्फ GHP जो प्रेशर है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो फिल्ट्रेशन करवा रहा है ना? मतलब पॉजिटिव फोर्स है, जबकि कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर BCOP दोनों के दोनों किसी न किसी तरीके से फिल्ट्रेशन को रोक रहे हैं, है ना? मतलब नेगेटिव फोर्स है। तो नेट इफेक्टिव प्रेशर कितना है जिसके कारण ये फिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा, फिल्ट्रेशन होगा? नेट इफेक्टिव प्रेशर हम निकालेंगे, तो नेट इफेक्टिव प्रेशर, है ना? नेट इफेक्टिव प्रेशर NEP, है ना? फुल लिख लेते हैं, नेट इफेक्टिव
प्रेशर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर GHP, ये पॉजिटिव फोर्स था, इसमें माइनस कर देते हैं किसको, BCOP को, और किसको माइनस कर देते हैं आपको CHP को, ठीक है। तो GHP आप 60 to 70 मान के चलो, है ना, इसमें माइनस कर दो 32 प्लस ये आपका CHP कितना लगभग 10, इसको माइनस करो तो लगभग आएगा 10 to 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 10 to 20 millimeter of mercury, and this is the effective pressure due to which filtration is taking place. क्लियर है? तो फिल्ट्रेशन हुआ आपके पास, इस प्रेशर के कारण ये 10 to 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो प्रेशर है, नेट इफेक्टिव प्रेशर, ड्यू टू दिस प्रेशर फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस। पोरोसाइट सेल है, यहाँ पे आपके पास इंटरलॉक कंडीशन होने के कारण यहाँ पे स्लिट्स बने हुए, फिल्ट्रेशन स्लिट, फिल्ट्रेशन पोर बने हुए, इससे फिल्टर होते हुए फिल्ट्रेट कहाँ इंटर कर लिए, बाउमेंस कैप्सूल में इंटर कर लिए। ठीक क्लियर है? क्योंकि ये ग्लोमेरुलर से हुआ है, इस फिल्ट्रेट को आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी बोल रहे हो। क्लियर? इस फिल्ट्रेट में क्या क्या होगा सर ये बता दो, है ना? क्या सभी आ जाएगा, ब्लड आरबीसी और सब आ जाएगा? नहीं, आरबीसी सेल्स नहीं आएंगे। देखो प्लाज्मा में क्या क्या है ना, तो प्लाज्मा इसको अपन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, सोडियम होगा, इसमें पोटेशियम होगा, इसमें HCO3 माइनस, है ना, इसमें क्लोराइड माइनस, मैग्नीशियम 2 प्लस, इसके अलावा ग्लूकोज, है ना, अमीनो एसिड, विटामिन्स, ये सब दुनिया भर के चीज भरे पड़े होंगे। तो कुल मिला के ये बात है कि सर प्लाज्मा में जो जो चीज था लगभग सब यहाँ आ जा रहा है ना, बस एक चीज को छोड़ के कोई प्रोटीन्स नहीं आ रहे, है ना, कोई प्रोटीन नहीं आ रहा है। अब अमीनो एसिड बोले सिंगल मोनोमर है, इट्स नॉट अ प्रोटीन, है ना, तो अमीनो एसिड आ सकता है, विटामिन आ सकता है, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, डिफरेंट आयंस आ सकते हैं, वाटर आ सकता है, वाटर तो 100% आने ही आना है ना, वाटर के साथ ही तो सब भाई क्या आएंगे, क्लियर? तो ये सब आएंगे। इसका मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में सर लगभग सब कुछ प्लाज्मा है, इसमें प्रोटीन नहीं है, तो इसको मैं क्या डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा कह दूं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या चीज है बेटा, इट इज ए डीप्रोटीनाइज्ड, है ना, प्रोटीनाइज्ड, डीप्रोटीनाइज्ड मतलब प्रोटीन नहीं है, डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा इज इक्वल टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्लियर है पॉइंट? अब इसका वैल्यू देखो, इसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का हम रेट देखें तो इसका जो रेट होता है, इसका रेट होता है बेटा 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट। क्लियर? एक मिनट में 125 ml ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है? आप देखो यहां से ब्लड फ्लो, सर एक मिनट में इतना फिल्ट्रेट हो गया, ब्लड कितना आया था, ठीक है, तो ब्लड आता है आपके पास 1100 से लेके 1200 ml, 1100 to 1200 ml क्या होता है, ब्लड आता है पर मिनट, ठीक है। इसमें से फिल्ट्रेशन कितना होता है, सिर्फ 125 ml पर मिनट क्या हो रहा है, फिल्ट्रेट हो रहा है, ठीक है। अब अगर 1100 से 1200 ml पर मिनट आ रहा है तो आपको याद होगा, आप सर्कुलेटरी सिस्टम लास्ट ईयर पढ़े होंगे, शायद ना भी याद हो, तो एक कार्डियक आउटपुट होता है बेटा, कार्डियक आउटपुट, है ना, कि पर मिनट हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है सर, तो हम बताते हैं कि 5 से 6 लीटर ब्लड लगभग ब्लड क्या कर रहा है, हार्ट पंप कर रहा है पर मिनट, एक मिनट में 5 से 6 लीटर ब्लड पंप कर रहा है। तो उसमें से 1100 से 1200 ml पर मिनट किडनी में आ रहा है फिल्ट्रेशन होने के लिए, तो जो हार्ट पंप किया था उसका ये कितना हिस्सा हुआ, हार्ट ने पंप किया था लगभग 5000 से ml से 6000 ml, है ना, 5 लीटर टू 6 लीटर, मतलब ml में बोले तो 5000 ml टू 6000 ml, उसका ये 1100-1200 ml अगर यहाँ से फ्लो हो रहा है किडनी से पर मिनट, देन इट इज व्हाट, इट इज 1/5 पार्ट ऑफ कार्डियक आउटपुट, 1/5 पार्ट ऑफ कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का ये कितना हो गया, 1/5 पार्ट हुआ। अब इसमें से आपको अच्छे से पता है कि सर ब्लड 1100-1200 ml आ रहा है, तो 55% तो क्या होता है, प्लाज्मा होता है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम लास्ट ईयर 11th में पढ़े होंगे, मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा बाद में। तो इसमें से ब्लड का 55% इज व्हाट, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा कितना बह रहा है सर यहाँ से, तो प्लाज्मा कितना बह रहा है इसका निकालोगे तो 630 ml अप्रॉक्स, 630 ml
क्या होगा, ब्लड प्लाज्मा फ्लो होगा, ब्लड प्लाज्मा पर मिनट, है ना, 630 ml पर मिनट ब्लड प्लाज्मा यहाँ से फ्लो होगा। कहाँ से, किडनी से। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रीनल प्लाज्मा फ्लो। रीनल प्लाज्मा फ्लो जो होगा वो क्या होगा, 630 to 650 ml अप्रॉक्स ये होगा, है ना। रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ प्लाज्मा गोइंग थ्रू द नेफ्रॉन, है ना, या फिर किडनी एट पर मिनट रेट, है ना, पर मिनट से जा रहा है कितना, 630 to 650 अप्रॉक्सीमेटली, दैट इज कॉल्ड एज रीनल प्लाज्मा फ्लो, जो कि आपका क्या है 1100 to 1200 ml का अप्रॉक्सीमेटली आप निकालोगे तो जैसे समझो कि 12 का 50% कितना हुआ, 600, तो 600 के 55% हम प्लाज्मा बोल रहे हैं, तो इसका 55% लगभग 650 670 आसपास निकलेगा, दैट इज रीनल प्लाज्मा फ्लो। ठीक है, तो ये फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ। फिल्ट्रेट को हमने बोला ग्लोबुलर फिल्ट्रेट। इसमें क्या है, इसमें सर डीप्रोटोनाइज्ड प्लाज्मा है, इसमें वाटर है, इसमें सोडियम है, इसमें पोटेशियम है, इसमें HCO3- क्लोराइड माइनस मैग्नीशियम आयरन, है ना, जितने भी डिफरेंट आयंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, कैटायंस और एनायंस हो, है ना। इसके अलावा आपके पास ग्लूकोज है, विटामिन्स है, डिफरेंट ड्रग्स हैं, हिप्यूरिक एसिड हो सकता है, क्रिएटिनिन हो सकता है, काफी कुछ। क्लियर, बस क्या नहीं है, प्रोटीन नहीं है, इसीलिए हमने क्या बोला, डीप्रोटोनाइज्ड प्लाज्मा। और ये एक टाइप का बेटा एक ये फिल्ट्रेशन हो रहा है, इसे नॉन सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन, नॉन सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन। अब देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि ये पास होगा, बस ये पास होगा, सोडियम इतना पास होगा, ऐसे जिसको पानी के साथ बह रहा था सब बह डाले प्रोटीन को छोड़ के, है ना। तो इसमें हो सकता है कि आपको सोडियम जरूरत है, उसके बाद भी वो बह गया। पोटेशियम आपको चाहिए, ब्लड में चाहिए, वो आप नहीं चाहते हो कि उसको एक्सक्रीशन करो, उसको यूरिन में बहा दो आप, अभी आपको बॉडी में जरूरत है ना। आपको हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो, थोड़ा सा आप छोड़ना चाहते थे, बाकी रखना चाहते थे। ग्लूकोज आप चाहते हो कि आपके ब्लड में रहे, तो आपके ग्लूकोज तो कहाँ पहुंच गया, यहाँ। विटामिन आप चाहते हो कि अभी फिलहाल ब्लड में रहे, है ना, ज्यादा विटामिन नहीं है तो आप चाहते हो कि वापस कहाँ आ जाए, ब्लड में आ जाए। लेकिन काफी कुछ फिल्ट्रेशन होगी, नॉन सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन है ना। किसी प्रकार का एनर्जी लग रहा है, यहाँ पे कोई एटीपी खर्चा हो रहा है, नो। सो इससे पैसिव प्रोसेस, पैसिव डिफ्यूजन काइंड ऑफ प्रोसेस है, पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस। पॉइंट सही है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास सब कुछ लगभग बेहिसाब, सोडियम पोटेशियम सब चले गए, आपको ब्लड में वापस ये सब चाहिए भैया। ये तो नॉन सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन था, एक प्रेशर के कारण, प्रेशर मीडिएटेड फिल्ट्रेशन था, तो प्रेशर के कारण काफी कुछ चला गया, इसमें से आपको कुछ चाहिए। ठीक है, तो पहला स्टेप हमने कंप्लीट किया, ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन, है ना, जिसमें आपने ग्लोबुलर फिल्ट्रेट बनाया। रेट कितना था, 125 ml पर मिनट। इसको आप डे में कन्वर्ट करोगे तो 125, एक घंटे में कितना, 60 मिनट, एक दिन में कितना, 24, ये आपको मिलेगा लगभग 180 लीटर पर डे। 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेशन हो रहा है किडनी में। ठीक है, तो ये तो हो गया रेट की बात, और ये हो गया आपका ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन की बात कि फिल्ट्रेशन कैसे होगा, कौन कौन से प्रेशर हैं, और ग्लोबुलर फिल्ट्रेट में क्या होगा, उसको डिटेल में आपने समझा। और आपने ये भी समझा कि इससे एक चीज ये भी हो गया है कि जो जरूरत की चीज थी वो भी आगे चल दिए हैं। तो सेकंड स्टेप आपको करना पड़ेगा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। क्या करना पड़ेगा आपको, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। आपको जो जो चाहिए ब्लड कैपिलरीज में उसको वापस लेना पड़ेगा। और ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, ट्यूब्यूल्स में होगा। कहाँ होगा, ट्यूब्यूल्स में होगा। तो आप देखो सबसे पहले रीजन आपके पास क्या है, पीसीटी, है ना, ये क्या है, पीसीटी, है ना, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये सब बता दी है आपको पहले ही क्लास में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, है ना। इसको आपको बताया कि यहाँ पे कैसा एपिथेलियम होगा, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होगा। ठीक है, और मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन यही होगा। ठीक है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, पीसीटी में होगा। ठीक है, तो चलो डाल लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ले लेते हैं
प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे क्या क्या होगा, सबसे पहली बात यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये यहाँ पे आपके पास एपिथेलियम कौन सा आपको याद रखना चाहिए, यहाँ पे आपके पास ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इससे क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है फॉर रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। दूसरा काम यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम यहाँ पे देखो माइटोकॉन्ड्रिया रिच है, माइटोकॉन्ड्रिया भर भर के है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया रिच है ना, माइटोकॉन्ड्रिया पीसीटी में दबा के है, माइटोकॉन्ड्रिया भर भर के है, तो आपके पास इसमें क्या होगा, एटीपी भी क्या होगा, रिच होगा, एटीपी भी बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में तो एटीपी बनता है, तो एटीपी भर भर के होगा। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन यही होगा, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन है ना, विल टेक्स प्लेस यहीं पे होगा। ठीक है, क्या क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना, ये आपका ट्यूब्यूल है, इसके बाजू से आपका ये इफेरेंट आर्टरियोल का ब्रांच पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज चल रहा है, तो ये ट्यूब्यूल से सोडियम बाहर निकल रहा है, सोडियम बाहर निकल रहा है मतलब कहाँ जाएगा, ये ब्लड में जाएगा, कहाँ जाएगा बेटा, ब्लड में। कैसे जाएगा सर, बाजू में ये आपका दिख रहा है इफेरेंट आर्टरियोल आ रहा है, ये यहाँ पे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनाएगा, क्लियर है, तो ये इसमें से घुस जाएगा, तो सोडियम ट्यूब्यूल से बाहर निकल रहा है ना, तो ट्यूब्यूल से बाहर निकल रहा है मतलब जा रहा है, ब्लड में जा रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है ना, वापस ले रहे हैं बोल के, सोडियम निकल रहा है यहाँ से आपके पास ये HCO3 माइनस, इसके बाद ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज, विटामिन्स है ना, ऐसे करके कई सारे चीज, सोडियम, HCO3 माइनस, ग्लूकोज, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड, ये सभी हट जाएंगे। और क्या बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा आपके पास ये जो नेफ्रॉन में जाएगा वो कौन है, K+ पोटेशियम और NH3 अमोनिया, K+ NH3 अमोनिया, ये इंटर करेंगे आपके पास यहाँ पे। ठीक है, तो पीसीटी में जितना भी रीअब्जॉर्प्शन होगा ये सभी के सब कैसे होंगे, वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना, तो ये जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कैसा है, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है ना, या वाटर भी लिख सकते हो आप, वाटर H2O। ठीक है, तो वाटर, अमीनो एसिड, क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड, सोडियम, HCO3 माइनस, ग्लूकोज है ना, सब के सब यहाँ पे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन यहीं पे होगा। और सोडियम, अमीनो एसिड, विटामिन, ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन कैसा होगा पूछेगा, वेदर इट इज पैसिव डिफ्यूजन क्या है, तो आप बताओगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो रहा है, इसीलिए तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भर भर के है, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कौन सा करवाना है, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करवाना है, क्लियर है। तो ये हो गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्टेड ट्यूब्यूल। सेकंड पार्ट आप देखो तो आपके पास क्या प्रेजेंट है, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में ये आपका कैसा है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये जो बड़ा पोर्शन दिख रहा है आपको है ना, जो चौड़ा पोर्शन, तो ब्रॉड रीजन आपको देखो, लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये कौन सा है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इधर क्या है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये आपका फ्लो है, ऐसे फ्लो कर रहा है ना, ये नीचे उतर रहा है, इसीलिए डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। दोनों के लूप में चाहे डिसेंडिंग हो चाहे असेंडिंग हो, द अपर पार्ट इज लिटिल बिट ब्रॉड, है ना, कैसा है, थोड़ा चौड़ा है। अब देखो मैंने यहाँ से थोड़ा सा नैरो करके बनाया है और यहाँ ब्रॉड है, तो ये जो ब्रॉड रीजन है दोनों का, ये किसका बना हुआ है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना हुआ है। और ये जो नीचे का नैरो रीजन है बेटा, ये बना हुआ है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का। ठीक है, उसके बाद आप याद रखो DLH, ठीक है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यहां लिख लेते हैं हम, इट्स परमिएबल टू वाटर ओनली, इट्स परमिएबल टू वाटर ओनली, परमिएबल टू वाटर ओनली, यहां से सिर्फ परमिएबल है वाटर के लिए। तो यहां से क्या निकलेगा बेटा, ये H2O, ऐसे आप एरो दिखाओगे, ये बाहर निकलता हुआ H2O, H2O, H2O है ना, वाटर, ये सब कहां आएगा वापस,
कहाँ आएगा, ब्लड में, है ना। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमिएबल टू वाटर है और इम्परमिएबल टू आयंस, इम्परमिएबल टू आयंस। ठीक है, और आप ऊपर जाते हो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, तो यहां से निकलेगा बेटा सोडियम क्लोराइड, है ना, NaCl, NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है, तो इसका मतलब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू व्हाट, इट्स परमिएबल टू आयंस, है ना। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ये आप लिखोगे परमिएबल टू आयंस, परमिएबल टू आयंस, आयंस के लिए परमिट होंगे, किसके लिए, सोडियम एंड क्लोराइड। इसी चैनल प्रोजेक्ट होता है यहाँ पे, तो ये सोडियम क्लोराइड यहाँ से पढ़ाते हैं। ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड। आप देखो बेटा एक और चीज समझो आप यहाँ पे, ये जो ऊपर का रीजन है आपका बॉमन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, ये कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स में, सही है। ये नीचे ये कौन सा पोर्शन है, लेते हैं, ये कौन सा पोर्शन है, मेडुला, है ना। ये कौन सा पोर्शन है, मेडुलर रीजन है। ठीक है, ये कौन सा रीजन है, मेडुलर रीजन है। ठीक है, तो मेडुला में आपके पास लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट है, और ये जहां पे आपको ये नेफ्रॉन दिख रहा है, इस रीजन को छोड़ के जो बाजू का रीजन दिख रहा है, क्या ये मेडुला का रीजन है, हाँ ये मेडुला का रीजन है। तो जहां पे सेल है, जहां पे नेफ्रॉन है, उसके आजू बाजू का जो ये रीजन आपको दिख रहा है, ये कौन सा रीजन है, ये आपका रीजन है मेडुलरी इंटरस्टिशियम, मेडुलरी इंटरस्टिशियम, है ना। इसको कल हम दोबारा जब देखेंगे, हम काउंटर करंट मैकेनिज्म कल दिखाता हूं आपको, तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये जो सोडियम क्लोराइड रिलीज हो रहा है, बेसिकली जा कहां रहा है, ये बीच में खाली जगह में मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जा रहा है। तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है मतलब ऑस्मोलरिटी बढ़ रहा है, तो ऑस्मोलरिटी बढ़ाने में किसका इंपॉर्टेंट रोल है, तो आप बोलोगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का रोल है पहला। ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़े तो आपके पास क्या मिला, डीसीटी, डीसीटी से भी आपके पास कुछ सोडियम, है ना, इसके अलावा आपके पास HCO3 माइनस, ये सब चीज क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। इसके अलावा वाटर, बट ये रीअब्जॉर्प्शन कैसा होगा, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा। ये रीअब्जॉर्प्शन कैसा होगा, कंडीशनल, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा। कब होगा बेटा, एल्डोस्टेरोन, आपको रास सिस्टम पढ़ाया हमने, एल्डोस्टेरोन जब आएगा तब ये क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन करवाता है ना, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। कहां से भैया, डीसीटी से, कहां से, डीसीटी, है ना, डीसीटी से। डीसीटी से आगे बढ़े तो आपको क्या मिला, कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट किसके लिए परमिएबल होता है, वाटर के लिए। किसके लिए परमिएबल होता है, वाटर के लिए। H2O, H2O इधर लिख लेते हैं, H2O, H2O ऐसे आप निकालो तो H2O, तो धीरे धीरे आप जाओगे तो आपका यूरिन क्या हो जाएगा, पानी निकलते जा रहा है तो यूरिन इधर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट होगा। ये जो H2O का रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट देख रहे हो आप, ये किसके प्रेजेंस में होगा, ये ADH हार्मोन के प्रेजेंस में होगा, ADH वैसोप्रेसिन। ये भी कैसा रीअब्जॉर्प्शन है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। पॉइंट क्लियर है, तो ये इतना पॉइंट समझ में आया आपको। अब तो आपको ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन समझ में आ गया, और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में आपको यही सब याद रखना है। यहां से एक और चीज याद रखो, ये DCT से पोटेशियम एंड NH3, ये दोनों भी वापस ट्यूबुल्स के अंदर आएंगे, रीनल ट्यूबुल्स के अंदर आएंगे। क्लियर है? एनीवे, तो आपको ये समझ में आया कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में काफी कुछ चला गया था। आपने क्या किया, सबको रीअब्जॉर्प्शन करवाया। कहीं PCT से आपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा के रीअब्जॉर्प्शन करवाया, फिर उसके बाद आपने वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराया। DLH से, ALH से आपने क्या कराया, सोडियम क्लोराइड का, है ना, रिलीज करवाया। कहां पे, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। मेडुलरी इंटरस्टिशियम का कंसंट्रेशन बढ़ाया, ऑस्मोलरिटी बढ़ाया। वो आपको रीअब्जॉर्प्शन में, कल हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि ये पानी रीअब्जॉर्प्शन कैसे हुआ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से, तो आपको समझ में आएगा कि ये सोडियम क्लोराइड का क्या रोल है जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जा रहा है। पॉइंट क्लियर? उसके बाद आप DCT देखें तो DCT में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन में सोडियम
बाइकार्बोनेट आयन है ना, और वाटर किसके प्रेजेंस में होगा, एल्डोस्टेरोन के प्रेजेंस में होगा। जब बीपी लो हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम लो हो जाएगा, उस समय ये रिएब्जॉर्प्शन करवाइए। आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट भी रिस्पांसिबल होता है वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए। इसके अलावा दे कैन आल्सो सीक्रेट यूरिया, है ना, वो क्या सीक्रेट कर सकते हैं, यूरिया सीक्रेट कर सकते हैं। यूरिया कहां पे भैया, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में यूरिया सीक्रेट करके मेडुलरी इंटरस्टिशियम का ऑस्मोलरिटी बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट कौन सा है, ट्यूबुलर सिक्रीशन। तीसरा पॉइंट कौन सा है, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन में इंपॉर्टेंट है कि H+ आयन, अमोनियम आयन, है ना, जो आपको पीएच बैलेंस करने के लिए, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी पीएच, एसिडिटी ऑफ द ब्लड, एसिडिटी ऑफ द ब्लड को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें क्या होगा, जैसे आपके पेरिट्यूबुलरी कैपिलरीज, आपके ब्लड में H+ आयन ज्यादा हो गया या अमोनियम आयन ज्यादा हो गया, इसको क्या करेंगे, सीक्रेट कर देंगे, H+ को सीक्रेट कर देंगे और कहां डाल देंगे भैया, नेफ्रॉन के अंदर ट्यूबुल में डाल देंगे, सीक्रेट कर देंगे, है ना। वो सीक्रेट भी कहां से होगा, पीसीटी से। जैसे आप देख रहे हो K+NH3, H+ भी लिख सकते हो यहाँ पे K+NH3। पीसीटी और डीसीटी में क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। ठीक है, ट्यूबुलर सिक्रीशन क्यों इंपॉर्टेंट है, टू मेंटेन द वाटर आयोनिक बैलेंस, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर मेंटेनिंग द आयोनिक बैलेंस एंड एसिडिटी ऑफ द ब्लड, है ना, एसिडिटी बेसिसिटी ऑफ द ब्लड को मेंटेन रखने के लिए ट्यूबुलर सिक्रीशन इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है पॉइंट। तो ये तीन प्रोसेस से आपका क्या हो जाएगा, यूरिन फिल्ट्रेशन हो जाएगा। क्लियर, चलो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, लेट्स मीट टुमारो। और टुमारो हम कल एक बार दोबारा देखेंगे, इसी यही वाला पोर्शन एक बार दोबारा आएगा, स्पेशली खासकर आपका ये लूप ऑफ हेनले वाला और वासा रेक्टा के साथ में जो काउंटर करंट मैकेनिज्म बनेगा, उससे ये वाटर रिएब्जॉर्प्शन कैसे होगा, क्यों सोडियम क्लोराइड मेडुलरी इंटरस्टिशियम में बढ़ा रहे हैं, क्यों यूरिया भी रिलीज कर रहा है कलेक्टिंग डक्ट और मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है, वो डिटेल में समझेंगे। और उससे हम पढ़ेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिससे फिल्ट्रेशन है ना, वाटर रिएब्जॉर्प्शन खासकर होगा। क्लियर, thank you for today's class, let's meet tomorrow.